नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है जीएस के कुछ प्रश्नों को साथ आए हैं और ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो पेपर हुआ था 18 अप्रैल 2016 को, शिफ्ट जो थी वो थी 2। तो 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के पेपर में जो जीएस के सवाल पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसमें से मैंने करंट के क्वेश्चन थे उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि उनसे हमारा कोई अब लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब जो पूछे जाएंगे वो अभी जो प्रेजेंट में जो सवाल हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिर्फ जीएस के सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है वो है, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है। तो www का विस्तार आपको पता होता आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का विस्तार रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो है आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली, ये नाम आपको याद रखना है। क्या मैंने बताया? तो नाम आपको मैंने बताया है टिम बर्नर्स-ली। ये नाम आपको याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली। इनके द्वारा यह बनाया गया था 1989 में। 1989 में इनके द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसमें ये काम कर रहे थे। तो इसी टाइम इन्होंने ये बनाया और 1992 में जो है इसे जारी कर दिया था। किसे? www, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो है वाहनों में रिव्यू मिरर के लिए, वाहनों में पीछे जो देखने के लिए एक साइड में मिरर लगा होता है, उसमें यूज किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो आपको याद रखना है। और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। जो साइड मिरर में लगा होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है वाहनों में, वो उत्तल दर्पण होता है। और जो चिकित्सक कान, नाक, गले आदि की आंतरिक भागों की जांच के लिए यूज करता है वो अवतल दर्पण होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है। क्या है? मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर है जिसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सभी सवाल पूछे गए हैं उसी पेपर से मैंने उठाए हैं। 18 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 2 के पेपर से ये जीएस के सवाल पूछे गए हैं। इनको आप देखिए, इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो सवाल जीएस के पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से किस तरीके के सवाल आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से या प्राचीन भारत से कैसे सवाल आते हैं, भूगोल से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, साइंस से किस तरीके के। तो इन सभी को आप जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। देखिए सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, किसका राज्य था। तो स्वतंत्रता के बाद जो है गोवा जो है पुर्तगाली राज्य था। ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि आपको पता है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा जो है पुर्तगाली राज्य था। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था और 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 1987 को जो है गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। और इसी क्रम में मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। तो आपको याद रखना है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोनार झील है।
लोनार झील जो है वो सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी थी। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, लोनार झील का जो है निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। और ये लोनार झील है कहाँ, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में है लोनार झील। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। तो इस तरीके से जो उपाधियों वाले होते हैं नाम, ये भी आपको याद रखने हैं। और भी मैं इनके साथ साथ कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर जो कहा जाता है वो पानीपत को कहा जाता है, बुनकरों का शहर। और बात करें अंतरिक्ष का शहर, तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। बंगलुरु को जो है अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। जैसे त्योहारों का नगर मदुरै, महलों का शहर कोलकाता को, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, पर्वत की रानी मसूरी को, और पूर्व का वेनिस कोच्चि को, भारत का पेरिस जयपुर को, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को आपको पता होगा पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। और 26 मार्च को, ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्या मैंने बताया? 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई और मुक्त युद्ध शुरू कर दिया था। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ से इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर क्या है? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, शक्कर के घोल में शक्कर जो है एक घुला हुआ पदार्थ है, सोल्यूट है। तो इसके बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है सोल्यूट। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण जो है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। इसके साधारणता मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं वो विलायक होता है। जब भी हम दो चीज़ों को घोलते हैं तो जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं, घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना इस तरीके से आपको याद रखना है। ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा या घुला हुआ पदार्थ भी उसको कहते हैं, विलेय को ही कहते हैं घुला हुआ पदार्थ। तो शक्कर का जो घोल बनाते हैं पानी में, तो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, शक्कर कम मात्रा में होती है। शक्कर जो है वो विलेय हो गया, पानी जो है विलायक हो गया और विलेय को ही हम घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखिए, प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म क्या करता है, इसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है। प्रिज्म क्या करता है कि जो अपने से जो भी प्रकाश गुजारता है उसको तितर बितर कर देता है इंद्रधनुष के रंगों में, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इनमें जो है तोड़ देता है जब जो है प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश। तो ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन सी याद रखना है, ये उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को आपको याद रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही कुछ और दिवस हैं वो भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है HF। HF के चिन्ह एलिमेंट जिसको कहते हैं हाफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था कोपेनहेगन में, आपको याद रखना है HF, और इसका फुल नेम है हाफनियम जिसको शॉर्ट में लिखते हैं HF। ये नाम कहाँ दिया गया था? कोपेनहेगन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC की मानद सदस्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर को एमसीसी की मानद सदस्यता प्रदान की गई। यहाँ पर एमसीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो और बात करें तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो अभी हाल में दिए गए हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करने हैं नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और रेबीज के टीके की बात करें तो ये लुई पास्चर द्वारा इसकी खोज की गई। और सर हम्फ्री डेवी की बात करें तो इन्होंने कोयले की खानों में जलाने के सुरक्षा जो दीप होता है उसका आविष्कार किया था। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो जो की गई थी 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 1950 में की गई थी। और संविधान में उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय जो है संविधान में 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान था। और प्रेजेंट टाइम में ये कुछ चेंज हो गया है। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 33 न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मैं आपको अपडेट कराते हुए चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन जो किया था वो तिरुपुर कुमारन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, तिरुपुर कुमरन ने किया था देशबंधु नवयुवक संघ का गठन। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है लक्ष्मी सहगल। तो लक्ष्मी सहगल की बात करें तो इनसे भी संबंधित एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आज़ाद हिंद फौज जो थी उसमें एक रेजिमेंट थी जिसका जो थी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, इसकी कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। तो लक्ष्मी सहगल का नाम भी आपको याद रखना है कि जो आज़ाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। चलिए आगे देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो शरीर का जो है गुर्दे जो होते हैं वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित होते हैं। गुर्दा जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित है क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रेन के कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जिसे पूछा जाता है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है? तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, आपको याद रखना है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जो है सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए। तो टाइगर वुड्स, आपने इसका नाम सुना होगा। टाइगर वुड्स जो हैं वो अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, कुछ 2-3 खिलाड़ी हैं, मैं उनको आपको बताता हूँ। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, फुटबॉल प्लेयर हैं और किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? पुर्तगाल का। और इसी क्रम में एक और नाम आता है मेसी का, जिसका पूरा नाम है लियोनेल मेसी। तो मेसी की बात करें तो ये जो है ये अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सवाल परीक्षाओं में बन चुके हैं, तो आपको याद रखना है मेसी जो है अर्जेंटीना, रोनाल्डो पुर्तगाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो यहाँ से देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इसका आंसर देना आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रश्न में कुछ नहीं है। यहाँ से आपको पूछा गया है जो है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड की बात करें तो आपको याद होगा, आपने जो किताब में पढ़ा होगा, गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड आपको पता है जो है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है खुफू पिरामिड। तो खुफू पिरामिड को ही गीजा का पिरामिड भी कहा जाता है।
भाई ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देखिए उसका दूसरा नाम दे दिया गया, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो खुफू पिरामिड जो है सबसे बड़ा पिरामिड है और इसी को है गीजा के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट और मीटर में बात करें तो 146 मीटर है खुफू पिरामिड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पुराना सवाल आ गया है क्योंकि इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जो हैं बिरला जी हैं, तो उनसे रिलेटेड बात करें तो वो बिरला जी जो है वो कोटा, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र कोटा है। ठीक है, तो ये तो पुराना सवाल हो गया, इससे आपको छोड़ देना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, इसको नर्व सेंटर कंप्यूटर का कहा जाता है। यहीं से एक और सवाल बनता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने, आपको पता है ग्रेगर मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है, मटर पर इन्होंने प्रयोग किए थे ग्रेगर मेंडल ने। आगे देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस उपकरण से जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर माउस में जो है, कंप्यूटर में जो माउस होता है उसमें जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर माउस की बात करें तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार जो है 1960 में डगलस एंजलबर्ट। तो आपको यह नाम याद रखना है, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, इन्होंने जो है माउस का आविष्कार 1960 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लक्ष्मण सेन। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे लक्ष्मण सेन। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पहले के चेरा वंश, एक चेरा वंश था, उससे रिलेटेड सवाल है कि किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु और केरल पर जो है इसने शासन किया था चेरा वंश ने। तो ये देखिए प्राचीन भारत से सवाल पूछा गया, तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके के सवाल प्राचीन भारत से हिस्ट्री में जो NTPC में पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम एक किताब का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। तो चेतन भगत द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, और इन पर मूवी भी बन चुकी है, वन इंडियन गर्ल और टू स्टेट्स और थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और 3 इडियट। ये सभी किताबें जो हैं चेतन भगत द्वारा लिखी गई हैं। और ये एक किताब अभी हाल ही में लिखी है चेतन भगत ने, द वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये भी आपको याद रखनी है, वन अरेंज्ड मर्डर, ये भी हाल ही में लिखी है चेतन भगत द्वारा। चलिए आगे देखिए। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ पाए हैं। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक जो है सुनील गावस्कर हैं। तो ये किताबें पूछी जाती हैं, तो आपको करंट में जो भी किताबें लिखी गई हैं वो भी आपको सही से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट सवाल है नेत्रिनी द्वीप, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रिनी द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप पर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला का नाम जो था वो ल्यू यांग जो हैं पहली चीनी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की। भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और तथा विश्व के 38वें यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है, तो भारत में राकेश शर्मा हैं। आगे बढ़िए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होयसल जो है साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। चेन्ना केशवा मंदिर जो केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको ये पता होगा, विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आपको याद होना चाहिए, स्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड। अगला सवाल है सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है, उसी को कहते हैं सूखी बर्फ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये जो है बर्फ़ को पिघलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है? तो MIPS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सभी प्रश्न मैंने कर लिए हैं, जितने भी GS के प्रश्न हैं। यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्नों को मैंने छोड़ा है। तो ये 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के जो भी प्रश्न थे मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं। उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।